आज फिर से एक मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ आई हूँ दोस्तों। मूवी का नाम है छोरी 2। छोरी 1 तो आपने देखी ही होगी, तो आज छोरी 2 की एक्सप्लेनेशन के लिए स्टार्ट करती हूँ। कहानी की स्टार्टिंग होती है उसी गन्ने के खेत में। आधी रात में घना अंधेरा है और एक छोटी डरी सहमी लड़की लालटेन लेकर अपने माँ को ढूंढ रही थी। तभी आसपास छोटी छोटी डरावनी लड़कियाँ उससे कहती है कि माँ बुला रही है। ये छोटी लड़की उन डरावनी अजीब बच्चियों का पीछा करते करते एक कुएं के पास आ जाती है। वो कुछ कहे उससे पहले कुएं के पास की एक जंजीर उस छोटी बच्ची के पैर में फंस जाती है और देखते ही देखते उस लड़की को कोई कुएं में खींच लेता है। उस लड़की के चीखें गूंजती है और तभी हमें दिखती है एक भयानक आकृति। शायद इसी ने उस बच्ची को कुएं में खींचा होगा। अब ये सीन यही कट होता है और सीन शिफ्ट होता है साक्षी पर, जो अब एक स्कूल टीचर है। दरअसल साक्षी पहले के पार्ट में प्रेग्नेंट थी। दूसरे पार्ट में उसे 7 साल की लड़की ईशानी दिखाई गई है, यानी कहानी 7 साल आगे बढ़ गई। यहाँ साक्षी स्कूल में हिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसमें वो गुफा में रहने वाले मनुष्य के बारे में पढ़ाती है। अब यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं ईशानी को। ईशानी का ख्याल राजवीर की दूसरी बीवी रानी रख रही थी। रानी और साक्षी ईशानी से बहुत प्यार करते थे। स्कूल में साक्षी प्रिंसिपल से बातें करती है कि ईशानी को स्कूल नहीं ला सकती, उसे घर से पढ़ने को परमिशन दीजिए। बहुत समझाने पर भी प्रिंसिपल नहीं मानता। वो कहता है ईशानी को स्कूल लाया करो। दरअसल ये जो ईशानी थी उसे धूप की एलर्जी थी, उस तक बिल्कुल धूप ना पहुंचे ऐसा साक्षी और रानी ख्याल रखते थे। दूसरे दिन साक्षी ईशानी को पूरा बॉडी कवर कर स्कूल ले आती है, जिससे प्रिंसिपल भी खुश होता है। अब रात में हम देखते हैं समर को, जो साक्षी के गांव में इंस्पेक्टर था। पहले पार्ट में हमने समर को देखा था जब साक्षी और रानी मर्डर की कन्फेशन करने गए थे। तब समर ने ही इन्वेस्टिगेशन की थी और साक्षी की हालत देखकर उसने उसे सहारा दिया। यहाँ साक्षी जिस घर में रहती है, दरअसल वो घर भी समर का है। समर ईशानी को पिता का प्यार तो देता है, पर साक्षी और समर के बीच में कोई रिश्ता नहीं। साक्षी उस हादसे से अभी तक उभरी नहीं। वो हमेशा डरी सहमी रहती है। जरा सी भी जोर से आवाज हो जाए तो वो डर कर घबराने लगती है, क्योंकि राजवीर की लाश कहीं भी नहीं मिली थी। साक्षी को लगता है राजवीर अभी भी जिंदा है, वो कहीं से आ जाएगा और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। समर हर बार उसे हौसला देता है। समर उन तीनों का बहुत ख्याल रखता है। एक दिन साक्षी को समर कहता है ईशानी को किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, पास ही में एक क्लिनिक है। पर साक्षी जाने से डरती है। ये दोनों बाहर बातें कर ही रहे थे, तभी घर में हम ईशानी को देखते हैं। वो घर में साक्षी को ढूंढ रही थी। तभी ईशानी के सामने एक बहुत भयानक काला साया आ जाता है और उसे वश में करता है। यहाँ ईशानी उस काले साये के पीछा करते हुए घर के बाहर आ जाती है और यहाँ कुछ लोग ईशानी को किडनैप करते हैं। उसी के साथ रानी बीच में आती है, तो वो लोग रानी को भी ले जाते हैं। और जब साक्षी घर आती है तो देखती है ईशानी और रानी कहीं नहीं थी। वो बहुत डरती है और अब साक्षी को समझाकर समर सीसीटीवी फुटेज देखने जाता है। तो वो देखता है साक्षी के गांव का जो मुखिया था, उसी ने उसे किडनैप किया है। बिना टाइम गवाए ये दोनों निकलते हैं गांव की ओर। यहाँ ये दोनों भी आ जाते हैं उसी गन्ने के खेत में। यहाँ बहुत सारे छोटे लड़के उसे पत्थर मार रहे थे। समर साक्षी को एक जगह छुपने कहता है और बच्चों को डराने के लिए गन फायर करता है। साक्षी को कोई आदमी घसीटता हुआ ले जाता है। ये कोई और नहीं, साक्षी का पति राजवीर ही था। उसका चेहरा जलकर काफी खराब हो गया था। वो अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था, यानी साक्षी का जो डर था वो सच था। समर पर हमला कर साक्षी को वो अपने साथ लाता है।
यहाँ पूरे गांव वाले जमा होते हैं गुफा जैसी जगह में। मुखिया कहता है 7 साल पहले साक्षी और उसकी बेटी बच गए थे। अब उनकी बलि देंगे तभी हमारे गांव पर जो शाप है वो हट जाएगा। यानी राजवीर भी उनके साथ मिला था। पर हम देखते हैं काले लिबास में बैठी औरत को जिसका नाम दासी है। ये हैवान की दासी ही थी। वो उस कुएं में कैद हैवान से बातें करती थी। उस हैवान की भाषा सिर्फ दासी को ही समझती थी। दासी जो खुद बहुत अजीब पहनाव पहनती थी, वो मुखिया से कहती है 3 दिन बाद साक्षी और उसकी बेटी की बलि देनी है। राजवीर कहता है मैंने तो इन्हें पकड़कर दे दिया, अब आप मुझे अपनी बिरादरी में वापस ले लीजिए। यानी 7 साल से ये लोग इन्हें ढूंढ रहे थे। साक्षी बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश आता है तो वो राजवीर को सवाल पूछने लगती है। तभी बहुत सी औरतों की चीखने की आवाजें उसे सुनाई देती है। उस आवाजों से सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और यहाँ साक्षी फिर से बेहोश होती है। यानी ये जो दासी थी वो उसे बेहोश कर देती है। इस गांव के सारे लोग उस हैवान की पूजा करते थे। मूवी के फर्स्ट सीन में हमने देखा था कि गांव की लड़कियों की बलि उस कुएं में देते थे, यानी उसी राक्षस के घर पर। वो राक्षस कुएं में रहता था। ये गांव वाले अभी कुएं की दूसरी साइड थे और औरतों की चीखने की आवाजें कुएं के पास से आ रही थी। यहाँ ये साक्षी को दासी बेहोश करती है और सब छोटे लड़के साक्षी को उठा के एक अंधेरे कमरे में डाल रहे थे। लड़के कह रहे थे कि शोर मत करो वरना वो जाग जाएगा। एक जगह हम ईशानी को भी देखते हैं जहाँ काला घना अंधेरा था और उसे कैद कर कर रखा था। यहाँ पर चीनू नाम की एक लड़की आती है जो ईशानी के लिए एक काढ़ा लाई थी। वो ईशानी को काढ़ा देकर कहती है ये काढ़ा पी लो, दासी माँ ने दिया है। ईशानी कहती है मेरी माँ कहाँ है? चीनू कहती है दासी माँ ही अब तुम्हारी माँ है। यहाँ सब की वही माँ है, यहाँ किसी को भी माँ नहीं है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं ये साक्षी का जो पति था राजवीर, वो कहता है मैं तो साक्षी को अभी मार कर मेरे परिवार के मौत का बदला ले लूं। तब मुखिया कहता है दासी प्रधान यानी उस राक्षस से पूछकर बताएगी कि कब मारना है उसे, ताकि हमारे गांव पर जो शाप आया है वो खत्म हो जाए। और यहाँ राजवीर कहता है अचानक औरतों की चीखें क्यों सुनाई दे रही थी? मुखिया कहता है साक्षी के मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। साक्षी अब बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी दासी वहां आ जाती है और कहती है तुम्हारी बेटी के पास कुछ खास शक्तियां है, उसे खत्म करने के बाद ही सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ साक्षी उससे बहुत से सवाल पूछती है। तब दासी अपने असली रूप में आ जाती है। ये दासी भी एक राक्षस थी। ईशानी के पास जो काला साया हमने देखा दरअसल वो दासी ही थी। अब यहाँ दासी ईशानी के पास आ जाती है और उसे प्यार से काढ़ा पिलाती है। यानी ईशानी को खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार करना होगा। अब दासी प्रधान के पास आती है। प्रधान के रूम के बाहर बैठकर प्रार्थना करती है। ये अलग ही रिवाज था। यहाँ दासी प्रार्थना करते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दासी झुकते हुए प्रधान के रूम में जाती है और उसे कहती है ईशानी शक्तिशाली है, वो मरेगी नहीं, उसने आज काढ़ा पी लिया। अब दासी प्रधान को भी कुछ पिला रही थी। खून जैसा कुछ दिख रहा था। ये प्रधान को पूरी तरह तो दिखाया नहीं, पर उसके शरीर का कुछ कुछ हिस्सा दिखाया जाता है। ये जो प्रधान था उसकी बॉडी बहुत सड़ी गली दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जिंदा लाश हो, पर इसकी कद काठी बहुत बड़ी थी, जैसे पुराने जमाने के लोग थे। दूसरी ओर साक्षी परेशान थी। वो देखती है उसके पीछे दूसरा दरवाजा था। उसे वहां से ईशानी की आवाज आ रही थी। ये जो जगह थी कुएं के अंदर ही थी। ये एक भूलैया जैसी जगह थी जहां घूम फिर कर वो एक ही जगह आ रही थी। कहानी के पहले पार्ट में बताया गया था कि इस गांव में बस 5 ही घर है, पर ये झूठ था।
दरअसल जमीन पर तो 5 ही घर थे, मगर इस गांव में 5 घर के अलावा ये सारा गांव जो था इस कुएं के अंदर भूल भुलैया में बसा था। यहाँ बहुत से छोटे छोटे घर थे, अंदर पूरा गांव के गांव था और बहुत सारे लोग भी थे जो नीचे कुएं में रहते थे। कुआं जो ऊपर से छोटा सा दिखता था, पर उसके अंदर पूरा गांव सुरंग में बसा था। एक जगह उसे ईशानी की आवाज आती है। अब इधर ईशानी के पास जो चीनू थी, वहाँ कुछ लड़के भी आते हैं और चीनू को चिढ़ाते हैं। कहते हैं लड़की होती तो अब तक मारी गई होती और लड़का होता तो हमारे जैसा होता, आखिर तू कौन है। दरअसल चीनू एक ट्रांसजेंडर थी। अब वो उन लड़कों के पीछे भागती है। यहाँ पर आसपास कोई नहीं दिखता तो ईशानी बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो दरवाजे के पास आती है। यहाँ उसे वही 3 छोटी बच्चियों की आत्मा दिखती है जो उससे कहती है चलो माँ बुला रही है। ईशानी उनका पीछा करते मेन डोर पर आ जाती है। दूसरी ओर साक्षी को भी ईशानी दिखती है। वो ईशानी को हक करने पास जाती है तो ये ईशानी थी ही नहीं, बल्कि उस आत्मा में से एक लड़की थी। साक्षी जैसे ही उस लड़की को गले लगाती है तो अचानक से उसे आत्मा दिखती है। ये सब देखकर साक्षी डर जाती है। दूसरी ओर ईशानी कुएं के बाहर आने के लिए देखती है, मगर वो डर रही थी क्योंकि साक्षी ने कभी भी उसे धूप में नहीं निकाला था। पर यहाँ साक्षी को ढूंढने के लिए वो छोटी बच्ची हिम्मत जुटाकर कुएं के बाहर आने लगती है। धूप से ईशानी की स्किन जलने लगती है। इधर दासी ईशानी के रूम में आती है। वहाँ ईशानी नहीं थी। ये देख दासी घबरा जाती है और उसका अंदर जो काला साया था वो बाहर जाकर ईशानी को ढूंढता है। ईशानी को कुएं के पास देख काला साया दासी के पास आता है। दासी कुएं से बाहर जाकर ईशानी को फिर से कुएं में लाने को जाती है। यहाँ हम देखते हैं दासी भी धूप की वजह से जल गई थी, सेम जैसे ईशानी जली थी। दासी ने साक्षी को बताया था कि ईशानी शक्तिशाली है। शायद ये सेम दासी की तरह ही थी। दासी यहाँ ईशानी और खुद का इलाज करती है। यहाँ अब साक्षी को बहुत सी बच्चियों और औरतों की चीखें सुनाई दे रही थी, जिसमें वो परेशान हो रही थी। दूसरी ओर समर अकेला खेतों में भाग रहा था और वो भागते हुए कुएं के पास आ जाता है। उसने अपनी पुलिस फोर्स को सिर्फ नोटिस दी थी कि अगर मैं शाम तक नहीं लौटा तो तुम लोग वहां आ जाओ। वो कुएं में आ जाता है। इधर मुखिया दासी से कहता है तुम काढ़ा पिलाकर जो ईशानी का इलाज कर रही हो, क्या उससे सब हो जाएगा? उससे वो नहीं मरेगी ना, जैसे वो 3 लड़कियां मरी थी। दासी कहती है नहीं नहीं, ये ईशानी ही है जो शक्तिशाली है, वो नहीं मरेगी। इसी से प्रधान का इलाज होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुखिया वहां से जाता है और अब इधर दासी ईशानी को वही काढ़ा बनाकर देती है। तब ईशानी कहती है मैं सूप नहीं पीती, पर माँ जब मुझे सूप पिलाती है तो वो कहानी सुनाती है। आप भी मुझे कहानी सुनाओ। यहाँ दासी ईशानी को कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है इस गांव में एक राजा था, उसे कोई औलाद नहीं थी। वो औलाद की प्रार्थना करता था। औलाद के लिए उसने सूर्य देव को मिन्नतें की। उसके बाद राजा को एक औलाद हुई, पर वो औलाद एक बेटी थी। राजा को तो बेटा चाहिए था। यहाँ राजा ने उस बेटी को मारना चाहा। उसने सूर्य देव को बहुत भला बुरा कहा और कड़ी धूप में उस नन्ही सी बच्ची को कुएं के पास मरने के लिए छोड़ दिया। सुबह से शाम हो गई, पर वो बच्ची कड़ी धूप में भी मरी नहीं। उसके बाद रात में इस कुएं में जो प्रिंस रहता है, उसने उस लड़की को अपने पास लिया और यहाँ उसने उसे संभाला। जब वो लड़की बड़ी हुई तो उस राजकुमार की सेवा करने लगी और उसकी वाइफ बनकर अब वो जीती है। दरअसल ये जो कहानी थी दासी की खुद की कहानी थी, यानी दासी इस प्रधान की बीवी थी। वो ईशानी से कहती है अभी वो जो राजकुमार है वो बीमार है,
तुम अब अगर उसकी सेवा करोगी ये काढ़ा पीकर, तो वो तुम्हें सब कुछ दे देगा। तुम्हें बस उसकी बीवी बनना है। छोटी सी ईशानी कहती है, मुझे परी की तरह विंग यानी पंख चाहिए। दासी कहती है, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम बस राजकुमार की बीवी का फर्ज निभाते रहो। अब दूसरी ओर साक्षी कुएं में ही घूम रही थी। जिस तरफ से औरतों की चीखने की आवाजें आ रही थी, वो वहां पर जाती है और वो एक कमरे में आती है जहां बहुत सारी औरतों को मार दिया था। साक्षी को विजन आने लगते हैं कि इन औरतों को कैसे कैसे मारा। सारी औरतों को बुरी तरह भयानक मौत दी थी। अब ये सब औरतों की आत्माएं थी जो वहां पर अटकी हुई थी। कुछ नन्ही सी जानें भी थी, छोटी छोटी मासूम बच्चियां थी, तो कुछ ऐसी जिन्हें राक्षस ने खत्म किया था। साक्षी ये सब देख बहुत डर रही थी, पर यहाँ एक जगह उसे रानी दिखती है। तब वो रानी के पास भागती है। तभी वहां राजवीर आकर रानी का गला काट देता है और खुद गायब हो जाता है। यानी रानी को राजवीर ने पहले ही मार दिया था। अभी बाकी औरतों के मौत का जैसे विजन हुआ, सेम उसी तरह रानी के मौत का भी विजन आया था। इन्हीं औरतों की आत्माएं थी जो चीख रही थी, मुक्ति के लिए तड़प रही थी। यहाँ राजवीर आ जाता है और साक्षी को मारने लगता है। तब दासी आती है, कहती है, ईशानी सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो गई है और वो बड़ी भी हो गई। ये सुन साक्षी को शौक लगता है। वो कहती है, मेरी बेटी सिर्फ 7 साल की है, वो इतने जल्दी बड़े कैसे हो सकती है? यानी 7 साल की उम्र में पीरियड आना नामुमकिन था। दासी जो काढ़ा ईशानी को पिला रही थी, शायद उसी की वजह से उसे जल्दी पीरियड आ गए। इधर ईशानी पेट पकड़कर रोने लगती है। दासी वहां से जाती है। इधर राजवीर साक्षी को मार मार कर अधमरा कर देता है। दासी ईशानी का पीरियड ब्लड प्रधान को पीने देती है। यहाँ मुखिया पूरे गांव वालों को कहता है, आज तीसरी रात है, पूरा रिचुअल आज खत्म होगा। ईशानी के बलि के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर साक्षी को थोड़ा होश आता है। वो घसीटते हुए कुएं के एक कोने पर आ जाती है जहां पानी था। वो पानी में गिर जाती है। वो डूब रही थी। तभी बहुत सारी औरतों की लाशें उसे नीचे दिखती है। यानी उन सभी औरतों को मारकर इस कुएं में ही फेंका था। अब कुएं में अचानक वो आत्माएं आ जाती है और साक्षी को ऊपर लाकर सब उसके सर पर हाथ रखती है, मानो वो आत्माएं कह रही हो कि तुम ही हो जो हमें मुक्ति दिलाने के लिए आई हो, तुम ही कुछ कर सकती हो। ये सब देख साक्षी को थोड़ी हिम्मत आती है। अब रात में मुखिया राजवीर से अकेले में बात कर रहा था। वो कहता है, आज बलि के बाद साक्षी को मैं गांव वालों के सामने अपने हाथों से मार दूंगा। तब राजवीर कहता है, मैंने तो गुस्से में उसे बहुत बुरा मारा, शायद वो मर गई होगी। वो मुखिया कहता है, जिंदा या मरी उसे मेरे सामने लाओ। उसने गांव की परंपरा तोड़ी थी, उसकी वजह से पिछले 7 सालों से हम शाप भोग रहे हैं। यहाँ चीनू ये सब बातें सुनती है। वो साक्षी के पास भाग रही थी। तभी बीच में उसे समर मिलता है। समर कहता है, साक्षी कहाँ है? वो कहती है, ये जो प्रधान है ये एक राक्षस है। वो यहाँ की बेटियों से शादी करता है और कुछ ही दिनों में लड़कियां मर जाती है। अभी इन 7 साल में 3 लड़कियां मर गई। इसके सामने कोई नहीं टिकता, बस दासी माँ ही टिकी है। अब दासी माँ है जो दूसरी दासी ढूंढ रही है। चीनू कहती है, दासी माँ कह रही थी कि ईशानी भी सेम उसी की तरह है, बलि जाने के बाद भी वो जिंदा रहेगी और प्रधान की सेवा करेगी, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर ईशानी को दुल्हन की तरह सजाकर सारी विधियां करते हैं। ईशानी को बार बार वो 3 लड़कियां भी दुल्हन की भेष में दिख रही थी। उसे राक्षस यानी प्रधान के रूप में भेजने की तैयारी करते हैं। नाच गाना जश्न होता है। मुखिया को खबर लगती है कि यहाँ पुलिस आ रही है।
इधर राजवीर साक्षी के पास पहुंच जाता है। वो साक्षी को मारने वाला था। कुएं की सीढ़ियों पर लेटे साक्षी में गांव की सारी औरतों की आत्माएं दिखने लगती है, यानी सब औरतें उसके साथ थी। यहाँ राजवीर को वो बहुत भयानक तरीके से मार देती है। वो बुरी तरीके से मर जाता है। साक्षी अब प्रधान के रूम में जाने लगती है। बीच में चीनू आकर उसे रोकती है, पर साक्षी कहती है, मैं किसी दासी से नहीं डरती। अब दासी को वो ब्लैक स्पिरिट को रोकने के लिए आ जाती है, पर साक्षी यहाँ उसे डरती नहीं। वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ साक्षी दासी पर हमला करती है और कहती है, तुम एक दासी हो, तुम्हारी क्या ही औकात है। दासी यानी नौकर, मैं तुमसे क्यों डरूं, जबकि तुम खुद प्रधान से डर डर कर जीती हो। तुम खुद की इज्जत नहीं करती, मैं तुम्हारी इज्जत क्यों करूं। यहाँ दासी को याद आता है, प्रधान ने बहुत बार उसे लात से मारा था। अब यहाँ पर साक्षी प्रधान के रूम का दरवाजा खोलने के लिए जाती है। दासी कहती है, ये दरवाजा खोलने के लिए बहुत ताकत लगती है। तभी साक्षी के पास वो सारी औरतों की आत्माएं आ जाती है और यहाँ पर दरवाजा टूट जाता है। साक्षी अंदर जाती है तो देखती है ईशानी एक बॉक्स में बंद थी। साक्षी उसके पास जाती है। ईशानी बेहोश थी। यहाँ प्रधान साक्षी का ही रूप लेकर आ जाता है। वो ईशानी की एनर्जी खींच रहा था। उसकी एनर्जी खींचता तभी साक्षी तो यहाँ प्रधान को कुछ नहीं कर पाती, पर दासी बीच में आ जाती है और यहाँ उसका जो काला साया था प्रधान में मिल जाता है। थोड़ी देर में ही उसे अचानक प्रधान जो इतना लंबा बड़ा था वो एकदम से शॉर्ट हो जाता है। उसकी पूरी एनर्जी दासी का काला साया खींच लेता है। यहाँ उसे खत्म करने में साक्षी को आसानी होती है, यानी दासी बदल गई थी। अब गांव में पुलिस पहुंच जाती है। मुखिया को अरेस्ट करते हैं। समर मुखिया को बहुत मारता है। दासी दूसरी ओर साक्षी को कहती है, अब मैं किसी को दासी नहीं होने दूंगी। यानी दासी को समझ गया था कि ये प्रधान जो है वो सबका फायदा ले रहा है। यहाँ अब ईशानी साक्षी और दासी कुएं के बाहर आ जाती है, पर वही उस जंजीर में साक्षी के पैर में अटक जाता है और यहाँ प्रधान जो था अभी तक मरा नहीं था। वो उस साक्षी को अंदर खींच लेता है और अब फाइनली प्रधान उसके असली रूप में यहाँ साक्षी के सामने आता है। साक्षी को हमने स्टार्टिंग में इवोल्यूशन पढ़ा रही थी, यह दिख रहा था। साक्षी को ये बात तो समझ जाती है। प्रधान यानी एक राक्षसी था। वो यहाँ के लोगों के अज्ञान का फायदा उठा रहा था। गांव के औरतों बेटियों से शादी करने के नाम पर खुद जिंदा रह रहा था और दासी को लग रहा था कि ईशानी शक्तिशाली है, क्योंकि उसे धूप से एलर्जी थी। वो सेम दासी को भी थी। दासी अकेली थी जो प्रधान के साथ जिंदा रह पा रही थी। अब कहानी के लास्ट में सस्पेंस रह ही जाता है। इसमें ये तो नहीं बताया कि साक्षी क्या प्रधान को मार पाएगी, वापस आएगी या नहीं। प्रधान खुद उस पर हमला कर कर साक्षी को खत्म करेगा या नहीं। पहले पार्ट में भी सस्पेंस छोड़ा था, अब सेकंड पार्ट में भी सस्पेंस है। शायद इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, क्योंकि कुएं में जो औरतें और लड़कियों की आत्माएं थी उनको भी मुक्ति नहीं मिली। ये भी नहीं बताया गया कि प्रधान का पूरा खात्मा हुआ या नहीं। समर और साक्षी की दोबारा मुलाकात भी होगी या नहीं। ईशानी की जिम्मेदारी कौन लेगा और दासी का आगे क्या होगा, ये सब सस्पेंस ही रह गया है।